हेलो। आज अपन देखेंगे लेक्चर नंबर 23 पब्लिकेशन ऑफ द एथिक्स। जो भी अपने आर्टिकल या मैन्यूस्क्रिप्ट बनाया उसको हम लास्ट स्टेप होता है पब्लिकेशन करना। ये तो लास्ट चैप्टर है बीसीबीआर का। तो व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव अबाउट द पब्लिकेशन? एट द एंड ऑफ द सेशन द पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द वेरियस एथिकल इशू रिलेटेड टू द पब्लिकेशन के पब्लिकेशन के टाइम में कौन कौन से एथिकल इशू है जिनको मिनिमाइज करना होता है। इसके रिगार्डिंग अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। And make the use of the guidelines available from the various national और international organizations for the publication ethics। तो publication ethics के लिए भी एक आप पब्लिश करते हो किसी भी आर्टिकल को, उसके लिए भी गाइडलाइन होती है, उसको आप फॉलो करते हो तो आपके एथिकल इश्यू बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। वाई टू पब्लिश ए रिसर्च फाइंडिंग के अपन को वाई वी रिक्वायर्ड टू पब्लिश ए अपन अवर फाइंडिंग टू प्रमोट द अकेडमिक या करियर प्रोग्रेशन। जो प्रमोशन होता है उसके लिए भी नीडेड होते हैं पब्लिकेशन। अलाउ अस टू कम्युनिकेट द रिसर्च फाइंडिंग, आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप एंड पोटेंशियल एरिया ऑफ द फ्यूचर रिसर्च के लिए कोई भी पोटेंशियल आइडिया मिलता है या कोई रिसर्च गैप है तो भी हेल्थ किसी भी प्रॉब्लम पे उसको अपन को फिलअप कर सकते हैं अपनी रिसर्च के बेसिस पे। इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिस कि जो भी प्रैक्टिस है इसमें अपनी जो भी अपनी रिसर्च है वो हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द पब्लिकेशन एथिक्स के अपने कौन कौन से पब्लिकेशन एथिक्स में कंपोनेंट हो सकते हैं, कौन कौन से इश्यू हो सकते हैं। तो सबसे पहले एथिक्स रिव्यू या ब्रीच ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकंड है फैब्रिकेशन और फाल्सिफिकेशन। फिर ऑथरशिप, प्लेगियरिज्म, एथिक्स रिलेटेड टू द सबमिशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट COI। तो अपन इसको वन बाय वन सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले एथिक्स रिव्यू और ब्रीच ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी। ह्यूमन और एनिमल एथिक्स कमेटी अप्रूवल एज पर द नेशनल गाइडलाइन कि अपन जो भी एनिमल है ह्यूमन पे जो भी अपन कर रहे हैं तो एथिक्स कमेटी की अप्रूवल रिक्वायरमेंट होती है। इन्फॉर्म कंसेंट ए मस्ट व्हेन यू आर कंडक्टिंग द रिसर्च विद द ह्यूमन पार्टिसिपेशन कि अपन कोई भी स्टडी करे जिसमें ह्यूमन पार्टिसिपेशन स्टडी में तो इन्फॉर्म कंसेंट मस्ट रिक्वायर्ड है। फिर है ट्रायल कि अपन कोई भी क्लिनिकल ट्रायल या वैक्सीन ट्रायल या कम्युनिटी ट्रायल कर रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन विद द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ द इंडिया CTRI की में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपन को। फिर डाटा confidentiality without institutional permission you cannot share your data with someone for analysis who is working in a different institution कि आप अपना डाटा है जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की किसी अदर कलीग या किसी अदर इंस्टीट्यूशन में कोई भी कलीग हो या फ्रेंड्स हो उनको शेयर नहीं कर सकते विदाउट द जहाँ से अपन को इंस्टीट्यूशन की परमिशन है उसके बिना अपन डाटा को शेयर नहीं कर सकते। तो अपन को कॉन्फिडेंशियलिटी है स्टडी पार्टिसिपेंट वो अपन को मेंटेन रखनी है। फिर नेक्स्ट है फैब्रिकेशन और फाल्सिफिकेशन। फैब्रिकेशन मीन्स द इफ द रिसर्च रिजल्ट नॉट जनरेटेड फ्रॉम द स्टडी कि अपन मीन्स फैब्रिकेशन कि अपने जो भी स्टडी का रिजल्ट अपने जनरेट किया वो अपन ने ओवन स्टडी की है वो डाटा अपने नहीं यूज़ किया है अपन ने किसी और का डाटा यूज़ किया है वो देखेंगे आगे इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। या जनरेट बाय द मैनिपुलेटिंग द डाटा। फाल्सिफिकेशन मीन्स द अपन ने जो भी डाटा अपने प्रोड्यूस किया था उसमें क्या उस बेसिस पे अपना जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा था उसमें अपने डाटा को मैनिपुलेट कर दिया कुछ अप डाउन करके डाटा को सिग्निफिकेंट फॉर्म में अपने चेंज कर दिया तो उसको बोलते हैं फाल्सिफिकेशन। मीन अपने डाटा को अपनी डाटा को अपने मैनिपुलेट कर लिया ताकि अपना रिजल्ट हो सिग्निफिकेंट हो। और फैब्रिकेशन मीन्स द अपन ने अपने जो भी स्टडी से डाटा जनरेट हुआ था वो अपने यूज नहीं करके अपने अदर डाटा यूज करके अपने स्टडी का रिजल्ट है सिग्निफिकेंट बना दिया। ये जो भी अपन कंडक्ट कर रहे एक्सट्रीमली सीरियस मिसकंडक्ट है। ऑल द केस रिपोर्ट फॉर्म्स एंड द डाटा शुड बी प्रिजर्व्ड। फिर है एग्जाम्पल जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें ए फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कम टू मी रिक्वेस्टिंग टू एनालाइज हिज थेसिस डाटा। ही आल्सो आस्क्ड इफ आई कुड मेक द सम सिग्निफिकेंट रिजल्ट तो दे वर नॉट इनिशियली कि जो भी इनिशियली सिग्निफिकेंट नहीं था डाटा पर उसमें कुछ चेंजेस करके उसको अपन सिग्निफिकेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो इसको अपन बोलते हैं फाल्सिफिकेशन। और फैब्रिकेशन मीन्स द क्यूरियसली आई आस्क्ड हाउ ही हैज कलेक्टेड द डाटा टू माई सरप्राइज ही रिवील्ड दैट द डाटा वाज टेकन फ्रॉम हिज सीनियर थेसिस कि जो भी डाटा है उसने अपने जो भी उसने डाटा कलेक्शन किया तो वो यूज़ नहीं कर रहा स्टडी एनालिसिस में जो डाटा जो सीनियर के थेसिस या कलीग्स या किसी के भी थेसिस का डाटा है वो यूज़ कर रहा है तो इस मीन्स द फैब्रिकेशन। फिर ऑथरशिप कन्फेयर द क्रेडिट्स इम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिश्ड वर्क। ईच ऑथर शुड बी क्लियर अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपन जितने एक अपन कोई पेपर पब्लिश या कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश कर रहे हैं उसमें
3 to 4 या 5 ऑथर है, तो हर किसी का रोल है वो पहले से क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। और ये अब कम स्पेसिफिक करते हैं, डिसाइड ऑन द ऑथरशिप वाइल द राइटिंग प्रोटोकॉल। अपन जब भी प्रोटोकॉल राइटिंग करते हैं तब भी हर किसी ऑथर का जो रोल होता है वो क्लियरिफाई कर लेते हैं, इस ऑथर का ये रोल है, इस ऑथर का ये रोल है पब्लिकेशन, मतलब अपने जो भी प्रोटोकॉल डिजाइन के टाइम पे। इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ईच ऑथर के, हर किसी ऑथर का हर किसी वे में कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जिनका नाम अपन उस पब्लिकेशन में यूज करते हैं। द ICMJE इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द मेडिकल जर्नल एडिटर्स रिकमेंडेड दैट द ऑथरशिप शुड बी बेस्ड ऑन द 4 क्राइटेरिया। इसमें क्राइटेरिया बेस्ड होता है, जो अपन जो भी अपने ऑथरशिप के लिए क्राइटेरिया होता है वो किसके कौन सी जर्नल द्वारा डिसाइड किया जाता है, रिकमेंडेड किया जाता है ICMJE द्वारा। फिर नेक्स्ट है एथिक्स रिलेटेड टू द सबमिशन, कि सबमिशन के टाइम पे एथिक्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। साइमल्टेनियस सबमिशन, डुप्लीकेट पब्लिकेशन, सेल्फ सिटेशन और प्रीडेटरी जर्नल। साइमल्टेनियस सबमिशन मीन्स द सबमिटिंग द सेम मैन्यूस्क्रिप्ट साइमल्टेनियसली एट द डिफरेंट जर्नल, कि अपने कोई भी एक मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिपेयर किया, उसको अपने एट ए टाइम पे 2 to 3 जर्नल में अपन ने सब पब्लिश कर दिया। मान लो वहाँ पे हर जर्नल में अपना पब्लिकेशन एक्सेप्ट हो गया, तो सेम टाइप का पब्लिकेशन एक्सेप्ट हो गया, तो उस वजह से भी एथिकल प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है डुप्लीकेट पब्लिकेशन, सबमिटिंग द न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट विद द सेम हाइपोथेसिस, मेथड, डाटा, डिस्कशन और कंक्लूजन, कि अपन ने क्या किया, जो प्रीवियस मैन्यूस्क्रिप्ट था उसमें से थोड़ा बहुत टाइटल में अपन ने सम चेंजेस कर लिए, उसके बाद में जो अपना अंदर का जो कंटेंट था जैसे हाइपोथेसिस, मेथड, डाटा, डिस्कशन, कंक्लूजन, उसमें कोई चेंजेस नहीं की और अपन उसको फिर से पब्लिश कर रहे हैं, तो ये डुप्लीकेट पब्लिकेशन हो गया। फिर है सेल्फ सिटेशन, कि सिटिंग ओवन पब्लिकेशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जैसे अपन इसके एग्जांपल की बात करें, ए ऑथर राइटिंग ए पेपर ऑन द एयर पोल्यूशन रिपीटेडली साइट्स देयर अनरिलेटेड पास्ट वर्क ऑन द वाटर पोल्यूशन, के जो भी प्रीवियसली जो भी उसने पब्लिकेशन किया था वाटर पोल्यूशन पे, टू ओनली टू बूस्ट द सिटेशन, के उसको अपन ने सिटेशन काउंट को बढ़ाने के लिए वो सेल्फ सिटेशन है उसको उसमें प्रॉपर तरीके से वो चेंजेस कर रहा है। नेक्स्ट है प्रीडेटरी जर्नल, हार्डली पीयर रिव्यू ऑफ द एनी मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसमें क्या होता है कि अपन ने कोई भी जिस जॉर्नल जर्नल होती है जिसमें अपन ने पेमेंट किया और 2 to 3 डेज में वो अपन को अपने जो भी अपना पेपर है, आप जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट एनी चेकिंग और विदाउट एनी पीयर रिव्यू के बिना भी वो अपने जर्नल को वो अपने जर्नल में अपने पेपर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ द प्रीडेटरी जर्नल, एक अपने एग्जाम्पल की बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC केयर के मतलब कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, तो ये एक तरह से प्रीडेटरी जर्नल का एग्जाम्पल है, जो मतलब जिसमें अपने जो भी अपने कंटेंट अपने जो भी पेपर का कंटेंट है, क्वालिटी है, वो बिल्कुल चेक नहीं करते हैं, बिना चेकिंग के वो एक्सेप्ट सिर्फ पैसे लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रीडेटरी जर्नल्स। नेक्स्ट है प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म मीन्स द यूज ऑफ द प्रीवियसली पब्लिश मैन्यूस्क्रिप्ट बाय समवन फॉर हिज और हर मैन्यूस्क्रिप्ट, के अपन ने किसी पब्लिश कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट था उसका कोई भी डाटा है या उसमें कुछ भी पॉइंट है जो अपन ने अपनी थीसिस में यूज कर लिया, अपने पब्लिकेशन में यूज कर लिया। और अनरेफरेंस यूज ऑफ द अदर पब्लिश, के जो भी पब्लिश है उसमें जो भी अपने यूज किया उसका रेफरेंस नहीं दिया। एंड द अनपब्लिश आइडिया विदाउट द कंसेंट, या किसी के अपने कलीग्स या किसी भी की भी सीनियर की कोई भी आइडिया है या कोई भी उनका पेपर है उनको अपन ने यूज कर लिया विदाउट उनकी कंसेंट के। और क्रेडिट और एक्नॉलेजमेंट के, विदाउट उनके किसी को अपन कंसेंट, विदाउट कंसेंट, विदाउट क्रेडिट, विदाउट एक्नॉलेजमेंट के बिना आपने किसी का आइडिया यूज कर लिया, तो इसका मीन्स होता है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म मीन्स ना किसी के भी मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है प्लेगियरिज्म, कॉपिंग द टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड, किसी का भी कि अपने कोई भी कंटेंट है पेपर का वो अपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, और फिर उसको अपन कॉपी पेस्ट करने के बाद उसको न तो उनको अपन कंसेंट ली, न उनको क्रेडिट दिया, न उनको एक्नॉलेजमेंट किया, तो एक तरह से प्लेगियरिज्म हो गया। यदि अपन किसी का कंटेंट यूज करें तो अपन उसको रेफरेंस देना या उनकी कंसेंट लेना या उनको क्रेडिट देना मस्ट नीडेड। कंसिडर्ड एज द सीरियस पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, इसको अपन ये भी एक तरह से सीरियस पब्लिकेशन मिसकंडक्ट है प्लेगियरिज्म। अब टाइप ऑफ प्लेगियरिज्म कौन सा होता है, डायरेक्ट प्लेगियरिज्म, सेल्फ प्लेगियरिज्म और रिडंडेंट पब्लिकेशन, जिसको अपन सलामी पब्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं।
डायरेक्ट प्लेगरिज्म मीन्स द कंप्लीट और पार्शियल कॉपिंग विदाउट द एक्नॉलेजिंग द ओरिजिनल ऑथर। ओरिजिनल ऑथर है जिसका जो भी कंटेंट था पेपर का, जो अपने या तो कंप्लीट कॉपी कर लिया या कुछ पार्ट उसका कॉपी कर लिया विदाउट उसके रेफरेंस या विदाउट एक्नॉलेजिंग द ओरिजिनल ऑथर। सेकेंड है सेल्फ प्लेगरिज्म, डुप्लीकेट ऑफ द प्रीवियस वर्क और सेंटेंस, कि जो भी अपने जो भी पहले से अपने खुद का जो भी कोई पेपर या कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट है पहले से पब्लिश कर रखा है, तैयार कर रखा, तो उसका अपने डुप्लीकेट फॉर्म है वो अपने यूज कर लिया उसका। नेक्स्ट है रिडंडेंट पब्लिकेशन, जिसको सलामी पब्लिकेशन, पब्लिशिंग द सिमिलर मैन्यूस्क्रिप्ट या रिपोर्ट बेस्ड ऑन द सेम एक्सपेरिमेंट। जैसे अपन ने कोई भी पब्लिश कर रखा है पहले आर्टिकल, उसको वापस को रीपब्लिश कर दे उस आर्टिकल को, तो उसको बोलते हैं सलामी पब्लिकेशन। या कोई भी पहले अपना कोई भी पार्ट है पेपर को पब्लिश कर रखा, उसको कोई स्मॉल पार्ट लेकर अपन रीपब्लिश कर दे, तो भी वो एक तरह से सलामी पब्लिकेशन हो गया। फिर हाउ टू अवॉइड द प्लेगियरिज्म, टू अवॉइड द कॉपी पेस्ट को अपन अवॉइड कर सकते हैं। राइट द कॉन्सेप्ट इन ओवन वर्ड, स्पेंड मोर टाइम, अपन कॉपी पेस्ट को अपन अवॉइड करके अपने खुद के ओवन वर्ड में अपन राइटिंग कर सकते हैं, तो एक तरह से प्लेगियरिज्म को अपन अवॉइड कर सकते हैं। एक्नॉलेज द ओरिजिनल सोर्सेस इवन अनपब्लिश वर्क, कि कोई भी अपने किसी का भी कॉपी कर रहे हैं, किसी का भी आर्टिकल से कोई भी कंटेंट यूज करे तो उसको एक्नॉलेज करना या रेफरेंस देना जरूरी है। साइट द रेफरेंस एक्यूरेटली, अवॉइड राइटिंग द सेवरल आर्टिकल फॉर ऑफ द सेम टाइप, कि सेम कंटेंट से अपन डिफरेंट टाइप के अपन टाइटल वगैरह चेंज करके डिफरेंट आर्टिकल राइट डाउन नहीं कर सकते। यूज एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक द उरकंड, इथेंटिकेट और टर्निटिन, ये जो भी है एंटी प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर इनका यूज करते हैं, तो उसमें से अपना कौन कौन सा पार्ट अपनी थेसिस का प्लेगरिज्म के अंडर आता है वो अपन को, या पेपर का कौन सा पार्ट प्लेगरिज्म के अंदर आता है वो अपन को नोटिस हो जाता है, उस बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन उसको इस एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर का यूज करके। फिर नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, COI मीन्स द फाइनेंशियल, पर्सनल, सोशल और अदर इंटरेस्ट that directly or indirectly influence the conduct of the author with respect to the manuscript, कि कोई भी इसमें फाइनेंशियल, जैसे अपने अपने को थेसिस का अपन कोई भी पेपर अपने स्टडी कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, उसमें फाइनेंशियल कोई फंडिंग कंपनी है या फंडिंग जैसे अपने एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, ए पीजी या रिसर्चर इज कंडक्टिंग ए ड्रग ट्रायल विच इज फंडेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी फंडिंग कर रही है, तो भी ड्रग के रिगार्डिंग जो भी रिजल्ट आया, मान लो अपनी स्टडी में रिजल्ट इस ड्रग के रिगार्डिंग नेगेटिव आया, तो ये अपन को फोर्स करेगी कि आपको, हमने फंडिंग की है, आपको रिजल्ट है वो पॉजिटिवली इस ड्रग के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट आपको पब्लिश करना पड़ेगा। तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। डिस्क्लोज एनी सच कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द सबमिशन, मैंडेटरी, कि अपन सबमिशन करते थे जब भी अपने पेपर का पब्लिश करते सबमिशन करते उस टाइम अपन को जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था उसको अपन को डिस्क्लोज करना होता है, मैंडेटरी है। रीडर कैन डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ द सच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कंक्लूजन ऑफ द पेपर। यदि अपन इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं तो इसको रीडर्स को आइडिया लग सकता है कि स्टडी में जो मेन स्टडी क्या थी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से स्टडी में क्या उसको फोर्स करके चेंजेस करवाए गए थे। फिर कंसिक्वेंस ऑफ द रिसर्च मिसकंडक्ट, कि अपन जो भी ये मिसकंडक्ट कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या हो सकता है, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसको अपन बोलते हैं कोप, कमेटी ऑन द पब्लिकेशन एथिक्स, डिस्क्राइब द कंसिक्वेंसेस डिपेंड ऑन द टिपिकल टाइप ऑफ द मिसकंडक्ट, के कौन सी टाइप की मिसकंडक्ट की मेजर है माइनर है, उस बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। ऑथर कैन गेट ब्लैक लिस्टेड बाई द मेंबर ऑफ जनरल, के जिस जनरल में अपने किया था उसमें यदि मिसकंडक्ट प्रेजेंट है तो वो अपने उस जनरल से ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। और इंस्टीट्यूट कैन टेक ए एक्शन, और जिस इंस्टीट्यूट से एथिकल कमेटी से अप्रूव लिया वो भी एक्शन उनके ऊपर ले सकते हैं। फिर है पब्लिकेशन क्राइटेरिया फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन, रेगुलेशन 2019 में आया था कि इंडेक्स एजेंसी से जैसे शुड बी पब्लिश इन द जनरल इंक्लूडिंग मेल लाइन, पबमेड सेंट्रल, सिटेशन इंडेक्स, साइंस सिटेशन इंडेक्स, एक्सपांडेड एम्बेस, स्कोपस, डायरेक्टरी ऑफ द ओपन एक्सेस जनरल विल बी कंसिडर, कि ये मेनली जो इंडेक्स एजेंसीज है जिसके नाम हो गए। फिर टाइप ऑफ आर्टिकल क्या हो जाए, ओरिजिनल पेपर हो गया या कोई मेटा एनालिसिस करना चाहते हैं अपन मल्टीपल स्टडी का, सिस्टमेटिक रिव्यू और केस सीरीज, कौन सा भी टाइप ऑफ आर्टिकल हो सकता है जो अपन पब्लिश कर सकते हैं। फिर ऑथरशिप, द ऑथरशिप मस्ट बी अमॉन्ग्स्ट द फर्स्ट 3 और शुड बी द
कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर। फिर है चेकलिस्ट फॉर द पब्लिकेशन एथिक्स। अपन समरी के देखे, समरी ऑफ द पब्लिकेशन एथिक्स देखे तो सबसे पहले होता है अप्रूवल एंड द कंसेंट, कि अप्रूवल ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, एथिकल कमिटीज, साइंटिफिक कमिटी, इन सबका पहले सबसे पहले अप्रूवल हो। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, यदि अपन ट्रायल करें क्लिनिकल ट्रायल CTRI में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इन्फॉर्म कंसेंट, कि जो भी इन्फॉर्म कंसेंट है वो डॉक्यूमेंटेशन है कि आपने जो भी इन्फॉर्म उसको अपन ने आर्क्यूड करके रखा है। फिर है डाटा एक्यूरेसी, फाल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन, एनी मैनिपुलेशन ऑफ द मटेरियल, इक्विपमेंट या प्रोसेस और डाटा, और एनी लर्किंग ऑफ फेक डाटा, और डबल चेक फॉर द डाटा एक्यूरेसी। फिर है प्लेगरिज्म और सेल्फ प्लेगरिज्म, यूज ऑफ योर ओवन प्रायर वर्क और अदर वर्क, तो उसमें ये हो गया। हैव रिटन परमिशन फॉर द रिप्रोड्यूस मटेरियल, फिगर और टेबल्स इप्सो एडिशन ऑफ द सिटेशन। फिर सबमिशन, फ्रॉड सबमिशन, कि साइमल्टेनियस सबमिशन टू द टू जनरल, कि जिस वजह से भी अपन को एथिकल प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीवियस पब्लिकेशन ऑफ द एंटायर वर्क और पार्ट ऑफ कंटेंट, के जो भी हम प्रीवियस पब्लिकेशन था उसका एंटायर वर्क या पार्ट ऑफ कंटेंट को हम रिपब्लिश कर रहे हैं या रीयूज कर रहे हैं। एक्सेसिव सिटेशन ऑफ द ओवन पब्लिकेशन। नेक्स्ट एथिक्स ऑफ द ऑथरशिप, इंक्लूजन ऑफ द ऑल ऑथर इन द स्पेसिफिक प्री एग्रीड ऑर्डर, के जब भी अपने पहले से डिसाइड कर रखा था कि हर ऑथर का क्या रोल है अपने उस पेपर में। एग्रीमेंट, अवेयरनेस ऑफ द को ऑथर ऑफ द कंटेंट, एंड इंक्लूजन ऑफ द एनी घोस्ट और गेस्ट ऑथर का किसी का भी इंक्लूजन हुआ कि नहीं हुआ, ये सब किसके अंडर आते हैं, एथिक्स ऑफ द ऑथरशिप। फिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ द रिलेवेंट इंटरेस्ट एंड द रिलेशनशिप कुड बी द सीन एज इन्फ्लुएंसिंग द रिसर्च फाइंडिंग बोथ फाइनेंशियली एंड साइंटिफिकली, के जो भी अपने किसी भी फंडिंग किया है कोई भी एजेंसी तो वो अपने रिजल्ट को कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, रिजल्ट में अपन को चेंज पॉजिटिव रिजल्ट के लिए अपन को फोर्स कर सकती है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।